जय हिंद दोस्तों। हम लोग अभी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका का ऑलरेडी हमने 4 पार्ट बना के रख दिया है और आज हम 5th पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने कोशिका के जितने सारे पार्ट्स थे, कोशिका के अंदर में जितने सारे पार्ट्स थे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, सभी के बारे में दोस्तों हमने डिटेल से अध्ययन की है। हमने 4 पार्ट में दोस्तों सारे चीज़ों को कवर कर दिया। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम बेसिक रूप से करने वाले हैं 2 चीज़ों के बारे में बात, और ये जो 2 चीज़ें हैं वो आपका है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, पहला, और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होती है, इस चीज़ को हम दोस्तों सीखने वाले हैं। देखो भाई, अभी तक हमने सीख रखा है क्या कि ये मेरा क्या था, कोशिका था। ठीक है, ये क्या है, मेरा कोशिका है। अब कोशिका के अंदर में भी इतने सारे पार्ट्स हैं। अब समझ सकते हैं कि कोशिका एक ऑलरेडी इतना छोटा होता है कि उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। देख सकते हैं नहीं, हमारे शरीर में अभी कितना कोशिका है, करोड़ों कोशिका हैं। ठीक है, तो हम उन कोशिकाओं को नहीं देख सकते हैं। अब कोशिका के अंदर में भी पार्ट्स लगे हुए हैं जो अपना अपना क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या भाई, कोशिका है। अब कोशिका के अंदर में भी क्या है, बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं। कौन कौन से थे, तो पहला क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा बनाने का काम करता है। दूसरा गोल्जी बॉडी था, जो उस ऊर्जा को परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा सेंट्रोसोम, क्या करता है, कोशिका का विभाजन करने का काम करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है भाई, ईआर से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये कोशिका का कंकाल होता है। जिस तरह हम लोग मनुष्य का हड्डी हमारा अंदर वाले भाग को बचाने में मदद करता है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को बचाने में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, कोशिका को ये सहायता देता है। ठीक है, एक होता है राइबोसोम, जो क्या करता है भाई, प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर में, राइबोसोम। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, यहाँ पे होता है लाइसोसोम। क्या करता है ये, इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, एटम बम के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब कोशिकाएं काम करना, कोशिका के अंदर में लगे पार्ट्स काम करना बंद कर देती है, तो ये लाइसोसोम की डर से सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, एक होता है वैक्यूल्स, जो पानी को क्या करता है, सोखने का काम करता है। एक होता है प्लास्टिड, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो प्लास्टिड हो जाता है। और बीच में रहता है भाई न्यूक्लियस, जो सभी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सभी को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। तो हमने इन सारे के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, सेंट्रोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, है ना, राइबोसोम हो, और लाइसोसोम हो, वैक्यूल्स हो, प्लास्टिड हो, न्यूक्लियस हो, सबके बारे में डिटेल से हमने अध्ययन कर चुका हूँ भाई। आप देखो जाके, मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके आगे दोस्तों आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो सीरीज़ मेरी चल रही है यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं इसके आगे वाला। ठीक है, प्लास्टिड को दोस्तों हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग जो बेसिक रूप से पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार कहने का मतलब है क्या, कोशिका के प्रकार कहने का मतलब है भाई, किसी भी चीज़ को गुण, धर्म, आकार के आधार पर उसके हम प्रकार बांट सकते। किसी भी चीज़ को उसके गुण हो या फिर उसके लक्षण हो, उसके आकार हो, उसके आधार पर हम उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जितना कैटेगरी उसका होना चाहिए था। बेसिक रूप से कोशिका का हम 2 भागों में बांटेंगे। कोशिका को हम 2 भागों में बांटेंगे। जो कोशिकाएं होती है वो 2 तरह की होती है। पहला कौन सी होती है, तो पहला होती है आपके प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और दूसरा जो होता है भाई वो आपका होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ओके, हिंदी में भी इसको ही कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और इसको भी कहते हैं हिंदी में यूकैरियोटिक। ओके, हिंदी में भी उसी कहते हैं। ध्यान समझना, मेरा मेन फोकस है आज
कोशिका के प्रकार को डिटेल से पढ़ना। और ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। अब दोस्तों यूकैरियोटिक ना दो भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल, और दूसरा है आपका प्लांट सेल। ओके, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल मतलब कहने का मतलब है जंतु कोशिका, और प्लांट सेल कहने का मतलब है पादप कोशिका। ओके, यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया होगा तो भाई ये चार्ट को समझकर आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। पादप कोशिका, देख भाई, कोशिका के सिंपल प्रकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी चीज़ें होगी क्या, मैं इसको डिटेल से भी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन समझना खाली ये अभी आपको कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटते हैं, जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है। दोनों के बारे में डिफरेंस अगर हम करना सीख लेते हैं, उसके बाद आराम से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंस कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हेडिंग दीजिए कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है। दोनों के बीच में हम डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे। देखो, क्वेश्चन जो पूछता है भाई यहीं से पूछता है, माइनर सा डिफरेंट होता है और उसी डिफरेंट को आपको पूछता है। लगता तो नहीं है कि ये डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट होता है और वही क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत सारा पूछा जाता है। एग्ज़ाम हो, 10th लेवल हो, 11th लेवल हो, कंपटीशन लेवल हो, कहीं से भी ये यहाँ पे डिफरेंस जो है पादप कोशिका, जंतु कोशिका और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए हेडिंग दीजिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। देखो, हमने क्या बताया भाई, यहाँ पे आप हेडिंग यहाँ पे इस तरह बनाओ। कैसे भाई, देखो, आपको सर्कल बनाना आता है, सर्कल बना दो। ठीक है, एक और बना देते हैं। ठीक है, बन गया। ये क्या है, सर्कल। ध्यान समझिएगा, ये मेरा क्या है, सर्कल। इस वाले भाग को कहते हैं एनिमल सेल। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लांट सेल। मतलब यहाँ समझिए ध्यान से कि ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा, ये वाला जो भाग है पूरा यहाँ अंदर जाते हुए ये वाला जो भाग है वो क्या है, पूरा एनिमल सेल है। और प्लांट सेल क्या है, यहाँ से चालू करेंगे और ऐसे ऐसे गोले 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 घूमेंगे भाई, तो ये मेरा आ गया प्लांट सेल। स्पेशल हो गया ये एनिमल सेल, स्पेशल हो गया ये प्लांट सेल। और दोनों में जो कॉमन रहेगा वो किस में रहेगा, इसमें रहेगा, ये वाला पार्ट में। दोनों में जो कॉमन रहेगा ये वाला पार्ट में रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक। एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल का हिस्सा इधर, प्लांट सेल का हिस्सा इधर, और दोनों में जो रहेगा वो नीचे रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो, अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है। ध्यान समझिएगा, एनिमल सेल जो होता है भाई वो क्या होता है, छोटा होता है। एनिमल सेल जो होता है वह क्या होता है भाई, छोटा होता है। एनिमल सेल क्या होता है भाई, तो छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। देखो यहाँ पे इसके आकार पे हम लिख सकते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या होता है, छोटा। लेकिन जो प्लांट सेल का जो सेल होता है, प्लांट में जो सेल होती है, जो कोशिकाएं लगी होती है, वो एनिमल सेल की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। और सच में ये क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। पहला समझ में क्या आ गया कि जो एनिमल सेल की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी होती है, जबकि जो प्लांट सेल की जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी होती है। एनिमल सेल का जो आकार होता है, आकार वो कैसा होता है, तो गोल होता है। और प्लांट सेल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो चौकर, जो आयताकार आकार का होता है ना, उस टाइप का लगभग में होता है। ध्यान समझिएगा, ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये है मेरा एनिमल सेल जो गोल रहता है। कैसा रहता है, तो गोल रहता है। लेकिन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल ऐसे रहती है, ठीक है, चौकर, मतलब रेक्टेंगुलर आकार का, इस टाइप का इसका शेप रहता है। किसका, प्लांट सेल का। ठीक
ठीक है, दोनों समझ में आया कि एनिमल सेल का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि इसका क्या होता है, बड़ा होता है। इसका क्या होता है, आकार जो होता है गोल होता है, जबकि इसका जो होता है चौकोर होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, जब छोटा ये वाला है तो इसका वैक्यूल्स भी क्या होगा, वैक्यूल्स जो पानी सोखने का काम करता है वो भी क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें वैक्यूल्स क्या होगा, इसमें वैक्यूल्स बड़ा होगा। वैक्यूल्स का वर्क क्या है, वैक्यूल का वर्क क्या है भाई, पानी सोखने का काम करता है ये। तो वैक्यूल्स जो होता है एनिमल सेल में वो छोटा होता है। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि मनुष्य में जो वैक्यूल्स होती है, जो पानी सोखने की जो अमाउंट होता है वो कम होता है, किसके अपेक्षा, तो प्लांट सेल, क्योंकि हम लोगों को उतनी मात्रा में पानी नहीं चाहिए जितना मात्रा में एक पेड़ पौधा को चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधा को अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, तभी वो क्या होती है, ग्रोथ कर पाती है। लेकिन हम लोग को उतना पानी नहीं पीना होता, मुश्किल से 5 या फिर 6 लीटर ही हम लोग पानी को कंज्यूम कर पाते हैं दिन भर में। इतना तो एवरेज है, लेकिन हम लोग उतना भी नहीं पी पाते हैं, है ना। टाइम मिला तो मुश्किल से 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं पी पाते। लेकिन पीना हम लोग को चाहिए कम से कम 6 लीटर से ऊपर, 5 लीटर से ऊपर जो एवरेज होता है। ठीक है, तो पीजिए और स्वस्थ रहिए। पानी पीने से दोस्तों बहुत आपको फ़ायदे होते हैं। और जो करिया होते हैं, जिसका फेस में क्या होता है, पिंपल्स निकल जाता है, देखते हैं पिंपल 3 तरह का होता है, एक यहाँ माथे पे निकलता है, एक चिक्स में निकलता है, एक चीन में निकलता है। तीनों का वजह अलग अलग होता है। तो पानी पीजिएगा ना दबा के, तो ये जो पिंपल्स निकलने का जो कारण होता है उसमें आपको कमी दिखाई देगा। ठीक है, तो पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए। तो मनुष्य का जो वैक्यूल्स होता है पानी स्टोर रखने का, वो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि जो पेड़ पौधे में जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये दोनों समझ में आया। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे एक बात, ये मेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये क्या भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, कोशिका के बाहर में एक कांटे की जैसी संरचना होती है। ध्यान समझिएगा इस बात को, कोशिका के बाहर में एक कांटे जैसी क्या होती है, संरचना होती है, कांटे की जैसा संरचना होती है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्या होता है भाई, तो कोशिका के जो बाहरी परत होता है ना, उसमें कांटे की जैसी एक क्या होता है, परत होता है, जिसके वजह से ये कोशिकाएं मूव कर पाती है, एक जगह से दूसरी जगह चल पाती है। और इसको हम लोग नाम दिए हैं भाई सिलिया। क्या दिए हैं, सिलिया। समझ में, कांटे के जैसा कोशिका के बाहरी आउटर मोस्ट सेल में एक कांटे के जैसा थिंग्स पाया जाता है, जिसे नाम देते हैं सिलिया। और ये सिलिया क्या करता है, इस कोशिका को मूव करने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह हिलने डुलने में ये मदद करता है। और इसी के जैसा एक और होता है, लंबा लंबा होता है इसी में। ठीक है, इस टाइप का लंबी पूँछ होती है, ये छोटी छोटी पूँछ होती है, जिसको हम लोग नाम दिए क्या, सिलिया, जो हर कोशिका में होती है। और ये एक बड़ी बड़ी भी होती है, जिसका नाम देते हैं हम लोग फ्लैजिला, फ्लैजिला। ठीक है, तो लगभग हर कोशिकाएं में सिलिया और फ्लैजिला होती है। लेकिन बात करें यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में दोस्तों ये सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं। एनिमल सेल में ये सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, एनिमल सेल में। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पहला पाया जाएगा आपका सिलिया, और दूसरा क्या पाया जाएगा, तो फ्लैजिला। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला समझ में आया, एक कांटे की जैसी संरचना होती है कोशिका के बाहर में, उसको क्या कहते हैं, सिलिया। उसी के जैसी एक लंबी लंबी पूंछ जैसी निकली होती है, जिसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला, जो किस में पाया जाता है, तो एनिमल सेल में। अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्या होता है, ये रियल में किसका भाग है, तो एनिमल सेल का है, और रियल में जो इधर भाग का है वो किसका, प्लांट सेल का। और बीच में क्या क्या होता है, दोनों में जो पाई जाती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, उसको भी बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें लिख रहे हैं हम, ये दोनों में स्पेशल पाई जाती है कि एनिमल सेल में ये होता है और प्लांट सेल में ये होता है। जबकि इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लांट सेल मतलब कोशिका कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्लांट सेल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले टॉपिक में हम लोग क्लियर किया थे, प्लास्टिड, प्लास्टिड पढ़े थे, जिसको बोलते हैं लवक।
किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लास्टिड कहने का मतलब है लवक, जो किस में पाया जाता है? तो हम लोग प्लांट सेल में। और क्या पाया जाएगा इसमें? तो इसमें सेल वाल पाया जाएगा, सेल वाल। और क्या पाया जाएगा? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल को लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उसी का भाग है, CLRO, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? ये जो दोस्तों हमने लिखा ना, ये दोनों क्या होता है? स्पेशल स्पेशल होती है कि एनिमल सेल का जो छोटा होता है, कोशिका जो होता है इसका छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल का क्या होता है? बड़ा होता है। इसकी जो आकार है वो गोल होता है, जबकि प्लांट सेल का चौकर होता है। एनिमल सेल का वैक्यूल्स छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें प्लास्टिड, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब हम समझेंगे कि दोनों में ऐसा क्या चीज़ें हैं जो दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। डिफरेंट लिखना रहेगा, थ्योरी बना के तो आप आराम से लिख सकते हैं दोनों में। ठीक है, कि इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है। और जो कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती है उसको हम रखेंगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे अब हमें बता दो, इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे भाई, ये कि देखो ये क्या है मेरा, कौन सा कोशिका है? तो गोल है। कहने का मतलब क्या है कि गोल रहने का मतलब है वो एनिमल सेल है। ठीक है, अच्छा ये वाला कौन सा है? देखो ठीक है, एक अंदर में और परत लगा देते हैं। ठीक है, चलो समझने ध्यान से। तो इसमें जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? हमें आपसे एक सवाल कहते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि ये जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्योंकि क्या है इसमें? देखो ध्यान से, इसमें एक ही परत है, देखो ध्यान से देखना भाई, इसमें एक ही परत है, ये परत है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला परत। ठीक है, और इसी परत को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? लेकिन पेड़ पौधा में जो चौकर होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है जिसको कलर किए हैं, और एक सेल वाल भी होता है। ये जो बाहर वाला भाग है उसको कहते हैं सेल वाल, और जो जिसको हम ये कवर कर दिए, रंग कर दिए, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल दोनों पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। जो एनिमल सेल होता है उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि पादप कोशिका में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन होता है दोनों। सेल मेम्ब्रेन जो होता है अंदर वाला भाग होता है, और जो सेल वाल होता है वो बाहर वाला भाग होता है। या तो समझ में आया? देखो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? झिल्ली, झिल्ली तो दोनों में पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली दोनों में, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होगा, सेल मेम्ब्रेन वो दोनों में भी होगा, वो जंतु कोशिका में भी होगा और पादप कोशिका में भी होगा। देखो पादप कोशिका में भी है ना, ये पादप वाला है मतलब प्लांट सेल है, ये जंतु वाला है। तो जंतु में तो होबे करता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन पादप सेल में भी देखो अंदर में क्या लगा होता है? सेल मेम्ब्रेन। हाँ, बाहरी वाला जो भाग होता है वो सेल वाल होता है, जो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि झिल्ली जो होगा दोनों में पाया जाएगा, वो चाहे एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा दोनों में। ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो होना चाहिए, वो जंतु कोशिका में हो या फिर पादप कोशिका में हो, माइटोकॉन्ड्रिया तो होना बहुत जरूरी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब हो गया है तो गोल्जी बॉडी भी होगा, क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिए हैं उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हो गया तो उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का जो वर्क होता है वो गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राइबोसोम होगा? राइबोसोम बता दो, दोनों में होगा, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। अच्छा, राइबोसोम जो होगा वो कौन ला होगा? 80S या फिर 70S? बता दो, राइबोसोम जो होगा वो कौन सा होगा? 80S मतलब 80 सेंटीमीटरसन या फिर 70 सेंटीमीटरसन? ध्यान समझिएगा, अभी हमने बताया आपको क्या कि जो सेल होता है, सेल जो होता है वो दो भाग में बढ़ता होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में दोस्तों हम लोग बांटे दो चीज़ को, किसको किसको? तो ये होता है प्लांट सेल,
होता है एनिमल सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है और यूकैरियोटिक कहने का मतलब है, यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो छोटे छोटे जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है जो हमें वायरस से फैलाते हैं। हम लोग शरीर में जो बीमारी फैलाने काम करते हैं वो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उनको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होता है, इस वजह से इन लोग 70S बनाता है। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है, एक तरह से प्रोकैरियोटिक की बात करें तो अविकसित होता है। अविकसित कहने का मतलब है पूरी तरह से इसमें विकसित नहीं होता है। एक कोशिका में कितने सारे पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन सभी पार्ट्स इसमें नहीं होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि प्रोकैरियोटिक में सभी पार्ट्स नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इसमें से बहुत कम पार्ट ही इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं अविकसित। उतने तरह से विकसित नहीं होता है। अब जब विकसित नहीं होता है तो उतनी मात्रा में इसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। अब मान चलो एक घर में परिवार है और उस परिवार में बहुत सारा आदमी है, तो इसमें ऊर्जा जो खाना बनाना पड़ेगा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए हमको। लेकिन एक परिवार है, सिंपल बड़ा परिवार है, इसमें मात्र 2-3 आदमी रहते हैं, 2-3 आदमी, तो इसमें क्या ज़्यादा ऊर्जा बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो ये है मेरा प्रोकैरियोटिक, इसमें ज़्यादा आदमी नहीं लगे हैं, लेकिन यूकैरियोटिक बड़ा हिस्सा होता है जिसमें प्लांट सेल आते हैं, एनिमल सेल आते हैं। अब प्लांट सेल में देखो ये भी आ जाता है, एनिमल सेल में ये भी आ जाता है, और दोनों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनाने की ज़रूरत होता है। इस वजह से दोस्तों ये 80 सेंटीमीटर रहता है। क्लियर? 80 सेंटीमीटर रहता है। सेंटीमीटर कहने का मतलब है सेंटीमीटर कोएफिशिएंट। जब किसी द्रव्य को हम पानी में रखेंगे तो कितनी जल्दी पानी में बैठेगा, किसका भारी होगा, यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक का। तो यूकैरियोटिक क्या होता है, 70 सेंटीमीटर होता है जो हल्का होता है, लेकिन 80S क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, और 80S किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक क्या होती है, 80S। अब इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो किसका होता है, राइबोसोम कौन सा होगा यहाँ पे, 80S। समझ में आया? इसीलिए हम यहाँ पे लिखा 80S, 70S नहीं लिखा। अब समझ में आया कि 80S क्यों लिखा, क्योंकि हमने पढ़ रहा किसका हिस्सा, यूकैरियोटिक का। ये यूकैरियोटिक का हिस्सा है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो इसमें जो राइबोसोम बनाता है वो कौन सा बनाता है, 80S बनाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जब पढ़ेंगे तो उसमें 70S बनाता है, क्योंकि इसमें पूरा परिवार नहीं होता है तो ऊर्जा उतना मात्रा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, राइबोसोम कैसा होगा, तो 80S होगा। अब बता दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका को क्या करता है, कंकाल की तरह काम करता है, कोशिका को बचाने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा इसमें और क्या हो सकता है, देखो भाई, सेंट्रोसोम होगा। सी से क्या हो गया, सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे सवाल ये आया, ध्यान समझिएगा, सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करने काम करता है। क्लियर? सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करने का काम करता है। अब हमको ये बता दो कि ये जो सेंट्रोसोम होता है ये एनिमल सेल में होता है, मतलब मनुष्य जाति में होता है ना, मैमल्स में ये सेंट्रोसोम काम करता है। लेकिन प्लांट सेल में जो कोशिका का विभाजन करने का काम करता है वो सेल प्लेट करता है। तो फिर ये दोनों के लिए हमने कॉमन सेंट्रोसोम क्यों रखा, बता सकते हैं? सेंट्रोसोम हमने क्यों रखा, तो सेंट्रोसोम हमने इसलिए रखा, क्वेश्चन पूछेगा भाई आपको यहाँ से कि क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन कोशिका विभाजन जो होता है बड़े पौधों में वो कौन करता है, तो सेल प्लेट करता है। तो यहाँ तो लफड़ा हो गया। अब जब सेल प्लेट करता है किसमें, प्लांट सेल में, और मैमल्स में क्या करता है, वो करता है सेंट्रोसोम। देखो जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, इसमें जो सेंट्रोसोम का जो काम करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने का काम करता है, वो करता है सेंट्रोसोम। एनिमल में जो कोशिका विभाजन करने का काम करता है वो सेंट्रोसोम करता है। जबकि जो प्लांट में होता है, प्लांट में वो कौन करता है, तो सेल प्लेट करता है। कोशिका का विभाजन करने का जो काम होता है कौन करता है, सेल प्लेट करता है। तो यहाँ पे हम प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो इसमें सेल प्लेट होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रोसोम होना चाहिए, लेकिन हम तो बोल रहे हैं सेल प्लेट। तो याद रखो मेरे भाई कि जो सेंट्रोसोम होता है ना वो भी कोशिका का विभाजन करता है पेड़ पौधों में, बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेड़ पौधा छोटा होना चाहिए।
बेद पौधा छोटा होना चाहिए। छोटे पौधों में कोशिका का विभाजन करने का काम जो करता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा ही हो जाता है। लेकिन बड़े पौधे, जब बड़ा पौधा हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तो उसमें कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम नहीं करेगा। कौन करेगा? तो सेल प्लेट करेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें समझ में आई आपको? समझ में आया कि एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होती है? ठीक है, तो ये पूरा डिफरेंट आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, आपको एक बार में याद होगा। देखो भाई, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल क्या होता है? छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल क्या होता है? बड़ा होता है। इसका जो आकार होता है गोल होता है, जबकि इसका आकार कैसा होता है? चौकर होता है। इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, जबकि इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, क्योंकि पानी तो अधिक मात्रा में पेड़ पौधा रखता है। ठीक है, इसमें सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब दोनों में क्या पाया जाता है? झिल्ली तो दोनों में पाया जाता था, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। पादप कोशिका में सेल वाल जो होता है, बाहरी परत जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन अंदर में ये भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा बनाने का जरूरत दोनों पड़ेगा, मनुष्य को अभी पादप कोशिका को, एनिमल सेल को और पादप कोशिका दोनों को। अब ऊर्जा बना दिया है, उसको शरीर के सभी भागों पहुंचाने का काम जो होता है वो गोल्जी बॉडी करता है। उसका तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा बना देगा और पहुंचाएगा को है ये नहीं, तो क्या होगा? क्या फायदा उस ऊर्जा का? ठीक है, राइबोसोम कौन होगा? तो 80s, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक का हिस्सा पढ़ रहे हैं और यूकैरियोटिक बड़ा होता है, उसमें 80 सेंटीमेंटेशन कोएफिशिएंट पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का विभाजन, कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। इसे ये क्या कहलाता है? कोशिका का कंकाल कहलाता है, जो दोनों के लिए जरूरी है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। छोटे पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, जबकि बड़े कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो ये था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में डिफरेंट। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, इस वजह से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को नहीं पढ़ा पाए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। दोस्तों, वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंट समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लाइक करना आपके हाथ में है, तो उतना कर सकते हैं, बस उतने आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।